अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज चैप्टर 4 के एमसीक्यूज के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस की एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस को वन टू वन कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बेटा, जैसा कि आपने चैप्टर की थ्योरी में पढ़ा है, लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी सिमत एक ही हो, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी सिमत ऑपोजिट हो। एग्जाम में आप इनको कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आपने एक हेडिंग देनी है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। सच पैरेलल फोर्सेस which are acting in the same direction are called like parallel forces। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दो मैग्नेट्स पर लगने वाली फोर्स जो कि ऑपोजिट पोल्स के दरमियान है, ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स की एक एग्जांपल है। अब आप एक एग्जांपल की हेडिंग दें और लिखें, two magnets attracting each other, unlike parallel forces. Such parallel forces which are acting in the opposite direction are called unlike parallel forces। इसके एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, टू मैग्नेट्स रिपेलिंग ईच अदर। दोबारा से ही आप मैग्नेट्स की मिसाल दे सकते हैं जिसके सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में बॉटम में निगाह दौड़ाएं तो आपको ग्रीन कलर के एरोस से रिपेलिंग फोर्सेस दिखाई गई हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट जबकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर? बेटा, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। तो इसका आंसर आप एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखेंगे, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटिंग वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा, वेक्टर के वो कंपोनेंट्स जो कि आपने वेक्टर की प्रोजेक्शन को ड्रा करने से हमें मिलेंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है, तो इसकी हम जब रिस्पेक्टिव एक्सिस पे प्रोजेक्शंस ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो इसका हमारे पास कंपोनेंट आएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। इसी तरह वाई एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर? आज का क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि फोर्स की डायरेक्शन के बारे में हमें बता रही होती है। द इमेजिनरी लाइन along which the force acts is called line of action of force। क्लियर? क्वेश्चन 4 है, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। प्रूव दैट
tau equals to RF sin theta, where theta is the angle between R and F. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप थ्योरी लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मैथमेटिकली आप बता सकते हैं कि टा इक्वल होगा आर क्रॉस एफ के, जहां हमारे पास एफ फोर्स को जाहिर कर रहा है और आर हमारे पास मोमेंट आर्म को जाहिर करता है। यहां बॉडी पर जब फोर्स लगती है तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है और दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो जैसे ही हम इसके रेडियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एफ आर इक्वल होगा एफ कॉस थीटा के। यहां याद रखिएगा कि फोर्स के रेडियल कंपोनेंट की वजह से कोई बॉडी में रोटेशन नहीं होती, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट करती है और टॉर्क जनरेट होता है। तो हम बताएंगे कि एज रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग आर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू रोटेशन, ओनली ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स जनरेट्स टॉर्क। सो एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। जब हम एफ की वैल्यू टॉर्क की इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आर एफ साइन थीटा। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम शो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। तो बेटा ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसमें फोर्स तो बॉडी पर एक्ट कर रही होती है, पर फोर्स एक्ट करने की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा होता है। फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है। जैसा कि आप तस्वीर पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि दोनों फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जबकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होने की वजह से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की बजाय जब किसी दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगती है तो ऐसी फोर्स की वजह से बॉडी में टॉर्क जनरेट होता है। When two equal and opposite forces act on a body at different points as shown in the figure, torque is not zero because a force create a rotational effect. Clear? तो बेटा उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में ऑथर कहता है कि आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फिगर गिवन बिलो। पहली फिगर को आप गौर से देखें तो आपके पास एक कोन दिखाई दे रही है जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पड़ी है। अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर देते हैं तो ये दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन अटेन कर लेती है। तो ऐसा केस जहां बॉडी दोबारा से स्लाइड टिल्ट के बाद अपनी एक्चुअल पोजीशन पर दोबारा रिटेन होती है, ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ए पार्ट का आंसर आप कुछ इस तरह देंगे, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम as after a slight tilt it comes back to its original position। फिगर बी की तरफ देखें तो आपके पास एक बॉडी के ऊपर एक बॉल दिखाई दे रही है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एज आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट मूव्स अ फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
तो जैसे ही हम इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस तो नहीं आ सकती, पर ओरिजिनल पोजीशन से दूर मूव कर जाएगी। तो ये हमारे पास केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तीसरा स्टेट आप याद रखिए, जैसा कि आप एक सिलेंडर को देख सकते हैं फिगर सी में, जिसमें बॉडी को डिस्प्लेस करने के बाद भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज हो रहा। बॉडी का सेंटर ऑफ मास वही रह रहा है और बॉडी दोबारा से रेस्ट शेप में आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटा, इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम as after a slight tilt it comes to rest in its new position without change in its center of mass। क्लियर? आज का हमारा सेवेंथ क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। अगर तो कोई बॉडी मूव करते हुए भी इक्विलिब्रियम में है तो ऐसी बॉडी की आपने एग्जांपल देनी है। तो आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान है इसका जवाब। ए कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड। तो बेटा, जब भी कार आपके पास एक फिक्स वेलोसिटी के साथ एक फ्रिक्शनलेस रोड पर मूव कर रही है, तो इस केस में बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड फोर्सेस से कैंसिल आउट हो रही हैं और अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस में कैंसिल हो रही हैं। बॉडी में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। जैसा कि आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। जब ए जीरो होगा तो यहां नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो आप लिखेंगे ए कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड। A car moving at constant velocity has no acceleration, meaning the net force is zero according to Newton's second law, F is equal to ma। अगर आप एक और इसकी मिसाल देना चाहें तो ए पैराशूटर मूविंग डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है जिसमें बॉडी मूव भी कर रही है और फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होती है। तो आप लिख सकते हैं अनदर एग्जांपल इज पैराशूटिस्ट डिसेंडिंग एट टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? क्वेश्चन 8 है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। तो इसके मुतालिक हम तफसील से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं इसका आपको आंसर करता चलूँ। ए पॉइंट वेयर द होल mass ऑफ ए बॉडी इज concentrated is called center of mass, while a point where the total weight of the body appears to be acting is called center of gravity। नाइन्थ क्वेश्चन है what are two basic principles of stability which are applied in designing, balancing toys and racing cars। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हम दो असूलों को मद्देनजर रखते हैं। नंबर पहला, हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हो सके उतना लोअर करते हैं। जितना भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का लो होगा उतनी ही वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसी तरह बॉडी के ऑब्जेक्ट जिसको भी आप स्टडी कर रहे हैं, जितनी उसकी बेस वाइड होगी उतनी ही वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसका आंसर लिखेंगे द टू बेसिक प्रिंसिपल्स आर लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी
use wider base for support. Clear? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, centripetal force is the net force that keeps an object moving in a circular path. It always points towards center of the circle and is responsible for changing the direction of velocity. Clear? तो बेटा ये था आज की हमारा चैप्टर 4 का एक्सरसाइज रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है कि आपको तमाम सवाल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ये छोटी सी एफर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करती है कि हम इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।